आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात टैरिफ और भारत के रिस्पांस की। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में टैरिफ ही सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा है। टैरिफ वॉर दरअसल उन कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है जो एक दूसरे के गुड्स पर टैरिफ इम्पोज करते हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड तो मुतासिर होता ही है। हमारे मुल्क भारत के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पर भी गहरा असर पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आज के प्रोग्राम में इसी इशू पर डिटेल में हम बात करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर शाहिद अहमद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के प्रोफेसर चेयर डॉक्टर फैसल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत प्रोफेसर शाहिद मैं आपसे करना चाहती हूँ। पहले हमारे व्यूवर्स को टैरिफ बताइए। असल में टैरिफ बहुत है, मीडिया में इसका बहुत शोर है, सब लोग टैरिफ को लेकर बात कर रहे हैं और ख़ासतौर से अमेरिका में जब से 25% फिर 50% और फिर हम इसको और बढ़ा देंगे, तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है टैरिफ को लेकर। लेकिन टैरिफ असल में हमारे देश के जो लोग हैं वो कैसे समझें कि क्या होता है टैरिफ और क्यों इसका इतना जिक्र हो रहा है? आदाब। ये जो टैरिफ इशू है ये ट्रेड पॉलिसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। टैरिफ बेसिकली जब कोई भी माल कोई मुल्क दूसरे मुल्क से ख़रीदता है तो उस पर एक पर्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं एड वॉल्यूम टैरिफ, कि एक परसेंटेज हमें उसका टैरिफ इम्पोज करते हैं। जैसे किसी 100 रुपीज़ का अगर हम कोई आइटम खरीद रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से और उस पर टैरिफ रेट 10% है, तो इंडिया में उसकी वो जो प्राइस होगी वो 110 रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टैरिफ जैसे ही इंक्रीज होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो कंज्यूमर हैं उस पर उसका इफेक्ट होता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो कंज्यूमर की जो कंज्यूमर सरप्लस होती है या जो वेलफेयर लॉस, कंज्यूमर का वेलफेयर लॉस होता है टैरिफ इंपोज करने से, क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है जिन पे टैरिफ इंक्रीज होता है और जिन पे टैरिफ घटता है उनका प्राइस घट जाता है। तो जो भी ये बॉर्डर टैक्स है, ब्रॉडली वैसे एक्सपोर्ट टैक्स भी होते हैं, एक्सपोर्ट टैरिफ भी होता है, लेकिन वो जनरली लागू नहीं होता है। वो रेयर फेनोमेना है जहां पर आपके कंट्री में कोई क्राइसिस है और वो अब कंट्री उसको एक्सपोर्ट को ब्लॉक करना चाहता है तो वहां एक्सपोर्ट टैरिफ लगाते हैं, लेकिन वो रेयर है। इंपोर्ट टैरिफ कॉमन चीज है जो आज के ज़माने में इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलेटरली एक डिसीजन लिया है कि बहुत सारे कंट्रीज पर उनको लगता है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमारे यहाँ जो दूसरे मुल्कों से जो एक्सपोर्ट आ रहा है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो इंपोर्ट कर रहा है वो कम रेट पे कर रहा है टैरिफ, और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जब एक्सपोर्ट करता है तो दूसरे जो मुल्क हैं वो हम पे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। इसके नाम से उन्होंने कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जितना आप लगा रहे हैं हम पर उतना ही हम लगाएंगे। फिर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये डिसीजन लिया कि किस किस रेट से डिफरेंट कंट्रीज पर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो इस वक्त ये ग्लोबल फेनोमेना है, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बट ये ग्लोबल है। ये एक्टिविटी मोर और लॉस हर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इवन जो ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स के पार्टनर हैं जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन यूनियन है, जो हिस्टोरिकली पिछले 70-80 साल जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही कोलैबोरेटिव उनका ग्रोथ स्ट्रेटेजी रही है, जो उनके साथ ट्रेडिशनली बहुत अलाइन नहीं रहे हैं, या ये कहिए कि न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज रही हैं जैसे इंडिया, वहां तो ये है ही है। लेकिन इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने सभी कंट्रीज से एक्सपोर्ट पर, चाहे वो यूरोप का एक्सपोर्ट हो यूनाइटेड स्टेट्स, उन पे टैरिफ बढ़ा दिया है, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो इंडिया से हो। इंडिया एंड ब्राजील वो 2 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं इस वक्त जो टैरिफ इंपोज किया गया है, और उससे ये सिर्फ
यही नहीं कि हमारा जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है, हमारी जो एक्सपोर्ट करने की सलाहियत है वो कम हो रही है, लेकिन इससे क्या है कि हम जो दूसरे प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है कि जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाई है। जैसे आप ये कह सकते हैं इसको कि ये ब्रिटिश रूल की डिवाइड एंड रूल टाइप पॉलिसी है कि हर कंट्री पर अलग अलग तरह के रेट लगा दिए। जैसे अगर आप कहें कि हम लोगों पे अब जो टोटल टैरिफ है इस वक्त बेस रेट प्लस 50% टैक्स प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटीज प्लस काउंटरवैलिंग ड्यूटीज, बहुत सारी टोटल मिला के इट वेरीज फ्रॉम 50% टू ऑलमोस्ट इन सम केसेस गोज टू अप टू 70% टैरिफ रेट। लेकिन जब हम अपने जो ट्रेडिशनली कंपीटिंग कंट्रीज को देखें, जो जिनको हम एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं, चाहे वो आपका नेबरहुड में आपका थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, इवन पाकिस्तान हो, वहाँ ऐसे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर उन्होंने टैरिफ तो इंक्रीज किया है उन पे भी, लेकिन उतना नहीं किया है। इससे जो रिलेटिव डिफरेंस हुआ है, तो अगर सब पे एक रेट होता तो हमारा कम्पिटिटिवनेस का लेवल सबका एक रहता। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अनफेयर एडवांटेज बहुत सारे कंट्रीज को मिल रहा है और हम पर्टिकुलर इंडिया एंड ब्राजील इसमें उस पायदान पे जो सबसे नेगेटिवली अफेक्टेड है इस प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन वो उनके लिहाज से तो हम कह लें कि नेगेटिवली अफेक्टेड हैं, लेकिन हम इसको आगे ये भी समझेंगे डिटेल में कि क्या वाकई हम नेगेटिव तरीके से इसको देखें या फिर इसमें कुछ और प्रोज हैं जिनको हम देख सकते हैं या उसके बारे में बात कर सकते हैं। डॉक्टर फैसल अहमद, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इट इज़ अबाउट प्रोडक्ट्स और इट इज़ अबाउट यूनिफॉर्म तरीका कि सभी चीज़ें जो भी होगा या वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और फिर क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला कहा गया वो ऑयल को लेकर कहा गया और एक तरह का डिसेंट जाहिर किया गया कि वाई रशिया। तो बहुत सारी और भी इसमें चीजें हैं, तो आपके हवाले से मैं यही जानना चाहती हूँ कि इट इज प्रोडक्ट बेस्ड थिंग और सारा का सारा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर यूनिफॉर्म तरीके से है कि एडिशनली एक तरीके से 50% टैरिफ हम पर इम्पोज किया है यूएस ने। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे इम्पोज किया गया है और बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको एग्जेम्प्ट भी किया गया है। जैसे सिर्फ अगर एग्जेम्पशन की हम लोग बात करें तो ऑयल एंड गैस है, एलएनजी है, सेमीकंडक्टर है और फार्मास्यूटिकल है। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट भी इससे किया गया है। लेकिन जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स पे लगाए गए हैं, अगर उसको ओवरऑल देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 30% जो है, लगभग 30% जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड है। तो कुल मिला के बात जो है 70% प्रोडक्ट्स के ऊपर है। जो 30% एग्जेम्प्टेड है वो लगभग 27-28 बिलियन डॉलर के करीब जो एक्सपोर्ट है हमारा, वो 30 दैट कंस्टिट्यूट 30%। क्योंकि यूएस से टोटल एक्सपोर्ट हमारा यूएस में जो है 78-80 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो कुछ प्रोडक्ट्स तो एग्जेम्प्टेड हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स पे लगा नहीं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्यों एग्जेम्प्ट किया गया, जैसे अगर आप सेमीकंडक्टर को ही ले तो क्यों एग्जेम्प्ट किया गया, तो सेमीकंडक्टर का देखिए ताइवान वगैरह इशू में तो बहुत सारे सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, वैल्यू चेन के इशू हैं सेमीकंडक्टर में, और कंट्रीज के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जिसको वो डिवेलप करके एक सप्लाई चेन और वैल्यू चेन क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया भी कर रहा है, बाकी कंट्रीज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो यूएस इंपोज करता है इन चीजों पे तो यूएस को खुद सप्लाई चेन में भी और वैल्यू चेन में दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी, खुद यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसलिए ये इनके लिए स्ट्रेटेजिक है। स्टील वगैरह की जहां तक बात है वो इनके लिए शुरू से ही स्ट्रेटेजिक गुड है। स्टील, एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस और सिक्योरिटी रीजन से पहले से सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है वो एल्यूमिनियम। जी, तो पहले से ही किया हुआ। और इसी स्टील पे एक और बात मैं अभी बता दूंगी, जैसे चाइना जो है अब ये कोशिश कर रहा है कि भाई स्टील का प्रोडक्शन वो कम कर रहा है, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि अब वो चाह रहा है कि यूएस चूंकि स्टील जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ना जाए, चूंकि यूएस ने स्टील पर एग्जेम्पशन नहीं लगाया, तो अब जैसे कंट्री जैसे इंडिया है मान लीजिए, तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को, तो वो नहीं करके अगर चाइना का प्रोडक्शन कम करता है चाइना, तो वो चाहता है कि इंडिया अब चाइना को एक्सपोर्ट करने लगे।
ताकि यूएस को स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस सामने आए यूएस को, इवन इन दोज प्रोडक्ट जिसमें वो टैरिफ नहीं लगा रहा है। टैरिफ लगा रहा वो तो है ही है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हुआ ये एग्जेम्प्टेड है। नाउ अब फार्मास्यूटिकल का जहां तक बात करिए, फार्मास्यूटिकल में एपीआई इंग्रेडिएंट की बात है। यूएस में जो है जेनरिक ड्रग्स पे वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। वहां बहुत सारे जैसे इन्फेक्शियस डिजीज और ये सब होता है, उसके लिए जेनरिक ड्रग्स यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर वो उस पर टैरिफ लगाएगा तो फिर यूएस को दूसरे चैलेंजेस हैं, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस वहां फेस करना होगा, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस फेस करना होगा, और उसने इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स पे लगाया। ऑयल गैस ऑफ कोर्स एलएनजी वगैरह जो है उस पे खास करके जैसे हम लोग बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप देखेंगे कि यूएस को जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अगर एक्सपोर्ट बास्केट सिर्फ देखा जाए कि हम यूएस को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह है, नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स है, ये सब हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये सब फार्मास्यूटिकल्स है। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ द यूएस है। तो अगर वो इस तरह का इंपोज करते हैं मान लीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी पे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, आप देखेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इंडिया ने काफी कॉम्पिटिटिवनेस ओवर द इयर्स गेन किया। एक जमाना था जब जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट अर्नर हुआ करता था, जो कि रिप्लेस किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने ऑलमोस्ट अराउंड 2012, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन गया इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट अर्नर 2012 के आसपास। तो एक ऐसे चीज सेक्टर में जिसमें ऑयल पे हम डिपेंडेंट हैं, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, लेकिन हमने रिफाइनिंग कैपेसिटी और ये सब जो डिस्टिलेशन कैपेसिटीज इतनी अच्छी इंप्रूव की कि हमने एक कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप किया उस सेक्टर में जी। तो हम ग्रेजुअली एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मेजर एक्सपोर्टर बन गए बहुत सारे कंट्रीज को, विच इंक्लूड्स कंट्रीज ऑफ द गल्फ के कंट्रीज तक को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अगर इस मैकेनिज्म से देखा जाए तो आपको ये होगा कि अगर यूएस ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसी चीजों पे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है इन पे अगर ड्यूटी लगाई होती या लगा देता अभी, तो इससे नुकसान इंडिया को नहीं होता, क्योंकि इंडिया के पास इसके मार्केट्स हैं, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हैं। यूएस को खुद इससे नुकसान होता। तो ये सारी चीज जो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ये बात क्लियर होती है कि ये जो है 30% तो आपके पास एग्जेम्पशन है, 70% आपके पास टोटल जो है प्रोडक्ट है जिसपे टैरिफ लगा हुआ है जी जी। और बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें करना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस बिल्कुल उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर राजन, आपसे मैं जियोपॉलिटिकल थोड़ा सिनेरियो समझना चाहती हूँ कि जैसे हमें कहा गया कि 22 तारीख से इम्पोज होगा, और फिर कुछ लोगों को वो समय भी नहीं दिया गया कि उनको जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद कि वो इम्पोज हो जाएंगे, जो भी टैरिफ रेट जिस भी नेशन के ऊपर जिस तरीके से इम्पोज उन्होंने किया है। लेकिन हम इसको थोड़ा इसलिए भी जानना चाहते हैं कि जैसे हमारा जो से रहा बीइंग अ नेशन, बहुत हमने उस तरह से हर बात का जवाब या हर से कोई वहां से आया उसके ऊपर कोई रिटेलिएशन या हमने कुछ भी नहीं उस तरह से किया जिसको लेकर कि ये कहा जा सके कि यहाँ हमसे कुछ गड़बड़ हो गई या यहाँ हमसे ये अच्छा हो गया। एक तरीके से नो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कम्युनिकेशन वाली जो थ्योरी है उसको भी हमने अपनाया, और अदरवाइज हमने इम्पैक्टफुली उस बात को कहा भी कि नो नॉनसेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि हम किसी भी तरह का आप हमारे ऊपर अगर जबरदस्ती इस तरीके से कोशिश करेंगे तो वी हैव टूल्स, वी हैव आंसर, एंड हम आपको उसी तरीके से रिवर्ट करेंगे। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें इस टैरिफ वॉर को लेकर या टैरिफ को लेकर, वो आप कैसे बताएंगे? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पहले तो मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया मीनाक्षी जी। इसमें जो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। अभी तक आपने देखा था एक जिसको बोला जाता है कि लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, ऐसा वर्ल्ड जिसमें कि फ्री ट्रेड की बात होती है। भारत उस समय जब WTO का मेंबर नहीं होना चाहता था तो भारत पे दबाव बनाया जाता था क्यों भारत को WTO इत्यादि में शामिल होना चाहिए। और उसके बाद पूरी जो फिलॉसफी 30 साल से हमने सुनी थी, आपने सुनी थी, वो फ्री ट्रेड की फिलॉसफी थी कि हर एक कंट्री को किस ढंग से फ्री ट्रेड प्रमोट करना चाहिए, और उस पर कितने दबाव बनाया गया था WTO इत्यादि में, पहले गैट और फिर WTO इत्यादि में। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
अभी आप अमेरिका में देख रहे हैं कि जो पॉलिसी है वो एक तरह से हेजेमोनिज्म आ रहा है, एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी आ रही है। और उससे क्या हो रहा है कि जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, जहां पे हम ट्रेड की बात करते थे, मुक्त व्यापार की बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन, ओपन ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, वहां पे सॉवरेंटी की हम बात कर रहे हैं, अभी प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म में अमेरिका चूंकि कंपीट नहीं कर पा रहा चीन, भारत जैसे देशों से, तो वह क्या कर रहा है कि अपने टैरिफ को बढ़ा के ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी के समय में क्या हो रहा है मैं बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं तो जैसे WTO एक इंपॉर्टेंट संस्था होती थी जो कि ट्रेड के नियमों को निर्धारित करती थी। अभी WTO का क्या स्थिति है? अमेरिका जो सबसे बड़ा उसका बेनिफिशियरी रहा है उस फ्री ट्रेड का, सबसे ज्यादा जो जिस रूल को बनाने में रोल प्ले करता था, अभी वो WTO के जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहा, जो उसके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है उसको नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कोई भी केस अगर वहां पे जाएगा तो उसका कोई भी निर्णय नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले WTO जैसी संस्था थी वो अब लगभग मृत हो चुकी है या उस कगार पे है। तो जो हमने जो मल्टीलैटरल ऑर्डर जो विकसित किया था पिछले 20 से 25 वर्षों में, वह अब खत्म होता दिख रहा है। और अभी की जो पॉलिसी है ट्रेड, टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म की सब जगह बात हो रही है। अब अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसने अपने डॉलर को, और पहले तो रूस के विरोध में आपने देखा किस ढंग से डॉलर को एक वेपन के रूप में यूज किया, और अभी ट्रेड को, ये केवल टैरिफ का इशू नहीं है, ये प्रॉपर ट्रेड वॉर है। अब देखेंगे अमेरिका ट्रेड वॉर करने की कोशिश कर रहा है चीन के साथ, भारत के साथ, ब्राजील के साथ और दूसरे देशों के साथ, क्योंकि इसके जो अमेरिका का जो दबाव है वह केवल टैरिफ को लेकर नहीं है। वह आप हावर्ड लुटनी का स्टेटमेंट देखें तो रोज बोल रहे हैं कि भारत अगर ब्रिक्स के साथ रहेगा तो भारत का नुकसान होगा। ब्राजील को क्या बोल रहा है कि अगर बोल्सोनारो वहां पे नहीं आते हैं और लूला जो कि वहां पे प्रेसिडेंट है वो अगर वहां पे बरकरार रहते हैं तो फिर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा किस देश में होता है कि कोई भी सॉवरेन इलेक्टेड लीडर जो है उसको यह बोला जाता है कि आप वहां पे इलेक्टेड लीडर सही नहीं है। बोल्सोनारो जो कि पहले जिसको मिनी ट्रम्प बोला जाता है ब्राजील में, तो बोल रहा है कि वो अगर आएंगे तो वो उनकी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, ट्रम्प की पॉलिसी को, इसलिए हम आप पे टैरिफ लगा रहे हैं 50%। अब भारत में क्या बोला जा रहा है कि भारत में पहले तो अमेरिका ने इसको प्रमोट किया कि उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए था ऑयल प्राइस में, तो उन्होंने पहले बोला कि आप रशिया से तेल इंपोर्ट करें, लेकिन वो जो $60 पर बैरल की जो बात होती उसके अंदर में करें। तो भारत उसी नियम के हिसाब से इंपोर्ट कर रहा था रूस के साथ। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि नहीं, अब आपने वह किया इसलिए हम 25% और एक्स्ट्रा यानी कि 50% आप लगा देंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो रूल्स एंड जिस ढंग के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, केवल टैरिफ की बात नहीं हो रही है, वहां पर आप देख रहे हैं इंडिया को धमकी देने की बात हो रही है, ब्रिक्स को लेकर धमकी देने की बात हो रही है, रूस के साथ जो संबंध बना है उसको धमकी देने की बात हो रही है। और ये ट्रंप केवल नहीं कर रहे हैं कि ट्रंप बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं, केवल ट्रंप नहीं है, उनके साथ पूरी टीम कर रही है। उसमें हावर्ड लुटनिक हो या जो उनके जो वो बेसेंट हैं, उनके जो सेक्रेटरी दूसरे, तो ये सारे पूरी टीम भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारत क्यों, आपने जैसे बताया सवाल में कि क्यों उस ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो भारत का जो रिएक्शन है अभी कॉशियस है और एक तरह से एक सटल रिएक्शन है। अब भारत ओपनली उस ढंग से नहीं बोल पा रहा, भारत चाहे तो बोल सकता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि भारत को लगता है कि ये जो फेज है शायद टेम्परेरी है। शायद भारत के साथ अभी भी उनको लगता है कि नेगोशिएशन के स्कोप है। उनको यह लगता है कि ट्रंप की यह नीति है कि पहले वो इश्यू को काफी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। और ट्रंप को यह भी लगता है कि अगर जापान मान सकता है इस पे नेगोशिएशन के लिए दबाव में आ सकता है, पूरा यूरोपियन यूनियन जो कि 25 ट्रिलियन इकोनॉमी है वह दबाव में आ सकता है, तो भारत की क्या हिम्मत है। तो इस कारण से भारत पे और भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो भारत की सटल डिप्लोमेसी है उसमें भारत ने क्या किया आप जानते हैं। केवल दो उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। पहला तो यह कि भारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी चीन में, मैं बता सकता हूं कि अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो प्रधानमंत्री चीन नहीं जाते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। इससे पहले आप जानते हैं कि शी जिनपिंग G20 की जो मीटिंग भारत में हुई थी तो उसमें नहीं आए थे। तो और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहले भी जो मीटिंग थी भारत को ने जब होस्ट किया था 2023 में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया था एक तरह से उसको वर्चुअल मीटिंग में ताकि आने की जरूरत नहीं पड़े शी जिनपिंग को। तो उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग सियानजिन चीन में इसलिए जाते हैं कि एक तरह से सटल मैसेज देने की कोशिश करते हैं ट्रंप को और उनकी टीम को कि भारत के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमारे चीन के साथ संबंध हैं खराब बॉर्डर इशू को लेकर, लेकिन यह भी सच है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव है और हम उस ढंग से दबाव में नहीं आएंगे जैसा कि जापान और यूरोपियन यूनियन ने जिस ढंग से एग्रीमेंट किया। तो उस ढंग का सटल डिप्लोमेसी, और भारत को लगता है कि हम ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके साथ
साथ अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। तो और फिर इंडस्ट्रियल, अभी आपने देखा जीएसटी का रिफॉर्म जो भारत ने किया, तो ये सारे ऑप्शंस भारत एक्सरसाइज कर रहा है और मुझे लगता है कि भारत दबाव में तो नहीं आएगा, रूस से भी आयात करना बंद नहीं करेगा। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो एक अलग तरह की डिप्लोमेसी, चाहे उसमें पिक्चर डिप्लोमेसी हो और या जिसका आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का खुद चीन जाना और वहाँ से भी जो बिना कुछ कहे भी जो मैसेजेस कन्वे हुए हैं, वो एक तरह की हमारी बहुत अच्छी डिप्लोमेसी को मैं कह सकती हूँ कि दिखाता है। प्रोफेसर शाहिद, मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ कि देखिए, हमने ट्रेड की बात की, हमने प्रोडक्ट्स और इन सब चीज़ों की बात की और एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है उसकी भी बात की, लेकिन अभी एज अ नेशन, क्योंकि एक तरह का आप उसको ये कह लीजिए कि सवाल होंगे लोगों के मन में, क्योंकि रोजाना जिस तरह की बयानबाजी हो रही हैं, जिस तरह का डिबेट्स हो रही हैं या जिस तरह की भी जानकारियां शेयर की जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का भी मैसेज कन्वे होता है कि बिकॉज अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका तो बड़ा देश है और हम एक अभी भी चाहे हमारा 2047 का एक विजन है, लेकिन बहुत ज्यादा हम सेल्फ रिलायंट की स्थिति में ये कहने के बाद भी कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस पर, हम नहीं है। तो ऐसे में जो ट्रेड है, ये सब चीजें होनी ही है और उस पर ये जो टैरिफ की मार है, तो ये हमारे व्यूअर्स कैसे समझें कि बीइंग अ नेशन हमारे जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से हमें पॉजिटिव दिशा में लेकर जा रहे हैं? मीनाक्षी जी, ट्रेड के को हम दो कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, दूरदर्शी जो उसका इफेक्ट है, जो सेल्फ रिलायंस की जो स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। उसको वो इट विल टेक टाइम, ये 2047 भी हो सकता है, 30 ईयर भी लग सकते हैं, 20 ईयर भी लग सकते हैं। ये कोई 5 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर का कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरा, कोई भी जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं और जो ट्रेड पॉलिसी में शॉक, जो ट्रम्प का पूरा इसको कहते हैं, ये ट्रेड पॉलिसी शॉक दिया है। अब कोई भी शॉक जब होता है तो उसका इफेक्ट तो होगा। अब उसका इफेक्ट में हम ये देखना चाहिए कि हम एक चीज़ तो हमें ये मानना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में जो भी ये टैरिफ कन्फ्लिक्ट चल रही है, उसका इफेक्ट हर इकोनॉमी पे होगा, इंडिया पे भी हो रहा है और होगा। उसमें हम दो तरह के डिवीजन कर सकते हैं। एक तो हमारे जैसे सेक्टर हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जहां पर एक्चुअली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, खासतौर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसको ट्रंप की स्ट्रेटेजी से नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सेक्टर अफेक्ट हो रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। जैसे आप कहिए कि हम लेदर इंडस्ट्री का 82% जो एक्सपोर्ट होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स को होता है। तो जो चैप्टर जो HS चैप्टर हमारा 16 प्रोसेस्ड मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स, जो मीट फिश से और मीट्स के जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं मीट से, उसका 81% हम यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत जो हमारा HS चैप्टर 53, 57, 59 ये टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर का हम 50% to 60% जो एक्सपोर्ट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स को है। फर्नीचर, वुड प्रोडक्ट जो हमारे एक्चुअली लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स में टैरिफ का हाइक होना, उसका इमीडिएट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स पर 50%, 60%, 70% डिपेंडेंट एक्सपोर्ट मार्केट है हमारी, तो उस सेक्टर में इट विल टेक टाइम, तो इमीडिएट उस पर तो इफेक्ट आएगा। एक बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां हम 2% एक्सपोर्ट करते हैं, 5% एक्सपोर्ट करते हैं, 7%, वहां पर ट्रंप की जो टैरिफ स्ट्रेटेजी है उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो हमारे लेबर इंटेंसिव है, उन पे होगा। अब जहां इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल बहुत बैलेंस स्ट्रेटेजी है, कोई भी वो इरेशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। एक तो सबको ये है कि पॉलिटिकल हाई लेवल पे प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कोई बातचीत ऐसा नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है। नेगोशिएशन तो ऑन है।
इंडिया ने कभी नेगोशिएशन से विड्रा नहीं किया है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन कंटिन्यू इन प्रोसेस है और एक्सपेक्टेशन है कि कहीं न कहीं पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स की टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे ये एग्रीमेंट हो, ये दोनों के बेनिफिट में हो, तब जाके इंडिया विल टेक ए पोजीशन कि हाँ ये हो सकता है। अल्टरनेटिवली इंडिया का जो अग्रेसिव जो इस वक्त स्टैंड है कि डाइवर्सिफिकेशन, जो डिपेंडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स पर, उसको आप कम करना होगा। देखो सर्विसेज ट्रेड में हमारा बैलेंस है, हम 41.6 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं, करीब करीब उतना ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज ट्रेड। जो लगता है कि हम सर्विसेज ट्रेड बहुत सारा डिपेंडेंसी है, लेकिन हम उसको अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, बहुत सारा पैसा उनको देते हैं। लेकिन हमारा जो गुड्स ट्रेड है उसमें हमें 45 बिलियन का यूएस डॉलर 45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। वहां पर हमें ये जो सेक्टर्स हैं इनके लिए मार्केट ढूंढना ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स कल की तारीख में एग्री हो जाए कि भाई ठीक है हम विन विन सिचुएशन के लिए तैयार हैं, फिर भी कभी भी किसी भी गुड स्ट्रेटेजी में, अच्छी स्ट्रेटेजी में आप सारे अपने अंडे एक ही जगह नहीं रख सकते ना। सारे आप 80% एक ही डेस्टिनेशन में अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर तो आप बायर की कंडीशन माननी पड़ेगी आपको। तो बायर ऐसा नहीं, हमें अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो उसी डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया इस वक्त बहुत सारे ट्रेड ने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंगेज है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में इंगेज्ड है। लास्ट 3-4 साल में इंडिया EU के यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है रादर, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है और यूरोप के 4 कंट्रीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया है, यूके के साथ अभी साइन किया है। अब इंडिया का नेगोशिएशन, इंडिया EU नेगोशिएशन ऑन है, इंडिया ओमान नेगोशिएशन ऑन है, इंडिया चिली लैटिन अमेरिका में वो नेगोशिएशन ऑन है। तो इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और ये सिंगल मार्केट बेस्ड डिपेंडेंसी को बदलना होगा। ये हमारे ट्रेड एक्सपर्ट्स को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अवेयर कर दिया है कि मैं यूनिलैटरल, इर्रेशनल और विदाउट जस्टिफिकेशन, बिकॉज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट में WTO के तहत ये एक स्पेशल प्रोविजन है जिसको कहते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर हमें एक्सेस दे रहे हैं, मार्केट 3% टैरिफ लगाते हैं तो इंडिया भी आप पे 3% टैरिफ लगाएगा, ये नहीं हो सकता है। बट मे बी ही इज नॉट गोइंग बाय लॉ और गोइंग बाय बुक, इस वजह से ये तो हम डिफरेंशिएशन तो देख ही रहे हैं, लेकिन और इसीलिए शायद किसी तरह के जवाब भी हमें तैयार करने होंगे। आपसे जो मैं फैसल साहब समझना चाहती हूँ वो GDP को लेकर, क्योंकि देखिए हमारा जो एक तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, और हम नंबर 4 पर भी हैं, उस लिहाज से एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से टैरिफ्स का इम्पोजिशन हम पर होता रहा और अगर कोई बायलैटरल बातचीत नहीं होती है बिटवीन 2 नेशंस, इंडिया एंड US, और अगर इसी तरीके से चीजें रहती हैं, विल देयर बी एनी इम्पैक्ट ऑन आवर GDP? क्योंकि हमारे लिए ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न वही है कि हम अभी तो जिस कंडीशन में हैं सो हैं, कंडीशंस खराब ना हो, रादर बेहतर हो, इसके लिए हमारा GDP का लगातार ग्रो करना हमारे विजन के लिए, हमारे नेशन के लिए काफी जरूरी है। उस सब को लेकर क्या है बात? देखिए GDP पे अगर आप देखेंगे तो पहले आप एक्सपोर्ट्स पे समझिए। जो हमारा जो टैरिफ 50% इम्पोज हुआ है तो उससे एक्सपोर्ट्स पे भी हमारे इम्पैक्ट आएगा, जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट जो होगा वो लगभग 50 to 55% का इम्पैक्ट हो जाएगा। तो जब एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होता है तो उससे GDP पे भी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 0.5% में जो है इम्पैक्ट होगा GDP पे भी। तो ऐसे बहुत सारे देखिए सेक्टर्स हैं जिसमें इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो ये है कि जो
शुरुआत से ही जो एक हमने ट्रेड डील की बात रखी थी, ट्रेड डील एक सॉल्यूशन जरूर है, क्योंकि आप एक इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं इस इशू को, और ये समझ के, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड स्ट्रक्चर है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब पहले टर्म में अपने आए थे तो उस वक्त भी आपको ध्यान होगा कि जब चाइना पे उन्होंने ट्रेड वॉर वेज किया था, $200 बिलियन लगा दिया टैरिफ का, फिर चाइना ने भी रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने फाइनली एक ट्रेड डील पार्ट 1 साइन किया चाइना के साथ, जिसमें यह था कि 2021 से लेके 2 साल के अंदर चाइना एडिशनल $200 बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदेगा। उसके बाद कोविड आ गया तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक ट्रेड डील साइन किया था, ट्रेड डील पार्ट 1 के नाम से, क्योंकि वो उनकी लास्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी थी। उसी तरीके से उन्होंने इंडिया पे भी, चाइना से तो $500 बिलियन का उस वक्त डेफिसिट था, इंडिया से अब लगभग 43 to 45 बिलियन का जो है डेफिसिट है अभी, लेकिन जिस वक्त पिछले टर्म में जब ट्रम्प थे तो वो लगभग $70 बिलियन का डेफिसिट था उस वक्त यूएस को इंडिया के साथ। तो उस वक्त उन्होंने भी इंडिया से ये कहा था कि हम एक ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रेड डील का इशू है जो वो साइन करना चाहते हैं, वो बहुत सेलेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं, एक मिनी ट्रेड डील के तौर पे करना चाहते थे उस वक्त, और अब हम उसी चीज को मिनी ट्रेड डील पे के तौर पे करना चाह रहे हैं, ताकि इस इशू से, इनके जो टैरिफ इंपैक्ट से उससे हम ओवरकम हो पाए। लेकिन जो मेन इशू है, जो एक डीप रूटेड और लॉन्ग स्टैंडिंग जो इश्यूज है, नॉन टैरिफ बैरियर्स का इशू बहुत दिनों से जो है यूएस इंडिया के बीच में चल रहा है, और भी दूसरे इश्यूज हैं ट्रेड रिलेटेड, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, ना कि एक ट्रेड डील। ट्रेड डील जरूर, हाउ फिजिबल इट इज। हाँ, जब ये जो है, चूंकि अभी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनी ट्रेड डील की, उसमें ये है कि एक ट्रेड डील पे बात होगी और कुछ इश्यूज सामने आएंगे, और उससे हम ओवरकम जब करेंगे तो ये 50% वाले चैलेंजेस को हम ओवरकम कर जाएंगे उससे। ये हमारा अभी एजेंडा है, जो कि नेचुरली एक अच्छा चॉइस है। लेकिन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए पे बात होगी, उसमें हमें भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि हम इस इशू से निकलना चाहते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी कंट्री है जिसको अगर हम आज मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो जाहिर सी बात हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटीज है डाइवर्सिफिकेशन की। हम बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट्स को अपने ट्रेड बास्केट से बाहर नहीं कर सकते हैं। ये एक फैक्ट है। कल होके जैसे चाइना की आप बात कर लीजिए, चाइना पे भी हम लोगों का यही था कि भाई चाइना +1 आ गया, हाउ टू सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव आया इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी यही बात थी कि भाई हाउ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन्स। लेकिन अगर आप सिर्फ 2021 का डेटा देखिए, तो पहले 9 से 10 महीने में $100 बिलियन इंपोर्ट क्रॉस कर गया हमारा चाइना से, सिर्फ बायलैटरल। तो द पॉइंट ये है कि जो अप्रोच हम लेना चाह रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्रोच हो हमारा। एक इमीडिएट सॉल्यूशन हमको चाहिए, वो एक ट्रेड डील दे देगा। ट्रेड डील जो हम बात कर रहे हैं वो एक इमीडिएट सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन हमारा कॉन्सर्टेड एफर्ट ये होना चाहिए कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात रखें, जिसमें हमारे लिए भी, हमारे नेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी नेगोशिएटिंग पॉइंट्स बने, जैसे सर्विसेज ट्रेड है फॉर इंस्टेंस। और वो अच्छा भी रहेगा ना कि वहां कौन प्रेसिडेंट आते हैं उससे वो फर्क ना पड़े। हमारा ऑन पेपर जितना हम मजबूती से अभी उस डील को करते हैं, वो फिर वो लॉन्ग रन में उसी तरीके से एग्जीक्यूशन में और बाकी सब चीजों के लिए हमारे लिए वो बेहतर रह सकता है। मैं और बात करूंगी आपसे, उससे पहले मैं प्रोफेसर आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ प्रोफेसर राजन, वो ये कि जैसे आपने ग्लोबल साउथ का जिक्र किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ट्रेड या बाकी सब चीजों को लेकर थोड़ा मिनिमाइज करनी चाहिए, या हमें उसमें देखना चाहिए कि क्या वर्कआउट कर सकता है, और उसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम दोनों की बात कर रहे हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज ग्लोबल साउथ, और अगर ये अमेरिका की हम मोनोपोली किसी तरीके से ब्रेक करना चाहते हैं या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से और फिर यहां पर भी जो हम कहना चाह रहे हैं या हम करना चाह रहे हैं बीइंग अ नेशन, उसको कितना वेलकम किया जाएगा? आर अदर कंट्रीज रेडी फॉर इट?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मीनाक्षी जी, क्योंकि देखिए अमेरिका पे अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से अमेरिका में भरोसा करते, अगर हम अपने चैनल्स खुला नहीं रखते, जो कि वैश्विक दक्षिण के देश हैं, जिसमें कि ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि के जो देश हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आज हम फंस गए थे। अमेरिका जिस ढंग से दबाव बनाने की कोशिश करे, जिस ढंग से मैं उदाहरण के स्वरूप बताऊं, अभी जापान फंस गया है। जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जापान की सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट है। जापान की इकोनॉमी अमेरिका से पूरी तरह से लिंक है और G7 की इकोनॉमी से लिंक है। लेकिन ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको अलग से टैरिफ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, कल की बात बता रहा हूँ। और उसका एक कारण यह भी है कि क्यों इस ढंग का एग्रीमेंट जापान ने अमेरिका के साथ किया। कोरिया में दबाव है, जिस ढंग से इमिग्रेशन इत्यादि के इशू वहाँ पे हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्लोबल वैश्विक दक्षिण के देश हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं यह भी बता दूं कि जब वैश्विक दक्षिण को देखते हैं और उसकी तुलना G7 जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी की मैं बात करूं, तो वैश्विक दक्षिण के देश की इकोनॉमी, यानी कि ब्रिक्स की इकोनॉमी, केवल ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, वैश्विक दक्षिण के बाकी देशों की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। तो ब्रिक्स की इकोनॉमी जो है G7 की इकोनॉमी से आगे निकल चुकी है। अगर मैं PPP की बात करूं, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करूं, तो काफी आगे निकल चुका है, 40% तक चला गया है। और G7 उसकी तुलना में लगभग 26-27% के आसपास है ग्लोबल, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में बात करूं तो वैश्विक दक्षिण के देश अभी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। जयशंकर जी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उधर से पुतिन, शी जिनपिंग और ब्राजील ने इसको कॉल किया था, वर्चुअल समिट भी कॉल किया था, वर्चुअल समिट ब्रिक्स की समिट हुई थी। तो उसमें सब लोग देख रहे थे कि प्रधानमंत्री तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जयशंकर को शामिल किया था। तो भारत आखिर क्या चाहता है वहां से, वैश्विक दक्षिण के देशों से? तो पहला तो यह कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल कॉपरेशन चाहता है ट्रेड के इशू को लेकर। जिस ढंग से अमेरिका मनमानी कर रहा है, हर एक देश को पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन जो इंस्टीट्यूशन था उसको अभी उसकी बातों को बिल्कुल दरकिनार किए हुए है। तो वैसे में भारत ने वैश्विक दक्षिण देशों के साथ कॉपरेशन को बढ़ाने की कोशिश की है, और यही इशारा प्रधानमंत्री ने दिया था जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से गए थे अभी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयशंकर ने क्या बात की वैश्विक भारत के इशू को लेकर। कल की मीटिंग जो हुई थी, ब्रिक्स की मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि जो ट्रेड डेफिसिट भारत का है ब्रिक्स के कंट्री का साथ बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारे बता रहे थे प्रोफेसर साहब कि चाइना के साथ लगभग $100 बिलियन का हमारा वहाँ पे डेफिसिट चल रहा है। उतना ज्यादा हम इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं, और ये इंपोर्ट और डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा है, साल के साल आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। और यही हाल ब्राजील के साथ है। रूस के साथ आप जानते हैं कि हम अभी लगभग 69 बिलियन का ट्रेड है, उसमें लगभग 60-62 बिलियन जो हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, 5 से 7 बिलियन वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत के हिसाब से ब्रिक्स के कंट्रीज, वैश्विक दक्षिण के देश है, उनसे यह भी है कि इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है काफी ज्यादा है। तो वैसे में हम कैसे चीन के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, चीन के जो अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको कैसे कम कर पाए, ब्राजील के साथ कर पाए, रूस के साथ, चूंकि रूस से हम इतना ज्यादा वहां से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। और अभी और सबसे इंटरेस्टिंग है कि रूबल में कर रहे हैं। और बात यह भी हो रही है कि क्या डॉलर को कमजोर करने के लिए ये सारे जो देश हैं वैश्विक दक्षिण के, क्या अपने करेंसी में शुरू कर सकते हैं? तो मैं बता दूं कि भारत और रूस का ऑलरेडी रूबल में ट्रेड 75% 80% के आसपास हो रहा है। और इसी कारण से इशू भी बन गया है कि इतने सारे जो रुपये जमा हो गए रूस को, तो भारत यह बोल रहा है कि आप उस रुपये को इन्वेस्ट यहाँ पे करें, भारत में इन्वेस्ट कर दें, ताकि एक तरह से अगर आपका डेफिसिट है तो वो कम हो जाएगा फिर उसी हिसाब। रूबल और रेनमिनबी, मतलब वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं आपस में वो जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड कर रहे हैं। चाइना और रूस का जो 95% ट्रेड है और लोकल करेंसी में हो रहा है। ब्राजील का और रूस का जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में हो रहा है। यही साउथ अफ्रीका। तो कहने का तात्पर्य है कि एक डॉलर को जो एक उनको अमेरिका को यह डर लगता है कि ये सारे देश अगर आ गए और लोकल करेंसी जो नेशनल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो डॉलर का इस पे असर होगा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर उनको देखना शुरू होगा। दूसरा यह लगता है कि इन्होंने जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं वो अगर रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर नहीं यूज करते हैं, दूसरी करेंसी को रखना कर, जैसे कि भारत में वो गोल्ड में रखना शुरू कर दिया। चीन काफी गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, गोल्ड में आप रखना शुरू कर दिया। तो वैसे में डॉलर के कमजोर होने की संभावना है। इसी कारण से आपने देखा कि जो वहां के हावर्ड लुटनिक हैं वो रोज भारत को धमकी दे रहे हैं कि ब्रिक्स के साथ रहेंगे तो 2 महीने में आपको सरेंडर करना पड़ेगा, 2 महीने में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। लॉन्ड्रोमैट भारत की इकोनॉमी को, लेकिन मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि
क्योंकि हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स और जैसे आपने कल वर्चुअल जो मीटिंग हुई ब्रिक्स उसका जिक्र किया और हम एक तरह से मजबूती से सब चीज़ों को देख रहे हैं होते हुए अपने सामने विटनेस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है जो जानकार हैं कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें शायद हो सकता है कि अभी लग रहा है कि हम बहुत ही राइट ट्रैक पर हैं और इसी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए या जवाब नहीं ही दिया जाना चाहिए, जवाब देने से शायद दिक्कतें हो सकती हैं, सो साइलेंट मोड भी अच्छा है इस समय पर। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि यू नेवर नो कि हम किसी तरह के फिक्स में भी हो सकते हैं और वहां से निकलना मुश्किल हो जाए या हमें समझ में नहीं आए कि आगे क्या करना चाहिए। सो दोनों ही तरह की वॉइसेस हैं और उन दोनों ही तरह की वॉइसेस को क्योंकि स्पेस मिलना चाहिए, क्लैरिटी मैं आपके थ्रू अपने व्यूवर्स को चाहती हूँ कि किस चीज की फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कि हम अमेरिका को अपनी बातें मनवा लेंगे या क्योंकि अभी टाइम हमारे पास एक विंडो है उसमें कुछ और चेंजेस आप देखेंगे? देखिए मेरे हिसाब से अमेरिका को पूरी तरह से आप दरकिनार करके नहीं चल सकते, ये सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कन्वर्ज भी करते हैं चीन को लेके या जो दूसरे चूंकि प्रजातांत्रिक देश भी हैं भारत तो उस दृष्टिकोण से, और फिर हमारा जो डायस्पोरा है जो वहाँ पे 40 से 45 लाख जो डायस्पोरा है, फिर रेमिटांसेस हैं और फिर जो जितने भी ग्लोबल मैकेनिज्म हैं वहाँ पे चीन पे किस हद तक हम भरोसा कर पाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम देखिए हम अभी मान के हम कॉशियस क्यों हैं, अमेरिका की हर एक बात को हम क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहे हैं? उसका कारण है कि हमारा भी अमेरिका पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंस है। और डिपेंडेंस कहाँ पे है? तो हमें लगता है कि वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं वो कम हो जाएंगे। अमेरिका जानता है कि टेक्नोलॉजी का एक लीडर है ग्लोबल टेक्नोलॉजी में, चाहे वो इंटरनेट की बात करूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ, या फिर यह भी तो धमकी दे सकता है अमेरिका कल के समय कि आज हमने टैरिफ बढ़ाया, कल मैं आपको सेमीकंडक्टर नहीं दूंगा, और भारत अभी सेमीकंडक्टर खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। तो वैसे में भारत के पास क्या ऑप्शन है? और अमेरिका जो धमकी दे रहा है और भारत नहीं रिएक्ट कर रहा है, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं अमेरिका पे डिपेंडेंस है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैम्पार्ट से बोला, लाल किला से बोला कि हम 1 साल के अंदर वो सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, लेकिन सवाल है कि 1 साल तक भी तो हमें टाइम तो हो सकता है, 1 साल से ज्यादा भी लग जाए। तो वैसे में हम पूरी तरह से अमेरिका को बिल्कुल रिएक्ट उस ढंग से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो लीवरेजेस, वो जो कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमारे पास नहीं है। सच्चाई यह भी है। चीन के पास है। चीन के पास क्या है कि चीन को अमेरिका ने बोला कि हम जो M20 एनवीडिया की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हम नहीं देंगे, तो हुआवेई डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने बोला कि फिर हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल जो जिससे सेमीकंडक्टर बनता है वो हम नहीं देंगे। तो फिर अमेरिका को झुकना पड़ा और चीन पे उस ढंग का कोई दबाव नहीं बना पाया। अब भारत के पास भी ऑप्शन है, और यह भी मैं बता दूं कि भारत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग थलग है, भारत के साथ बहुत सारे देश हैं। और यह भी बता दूं कि अमेरिका के लिए भारत जरूरी है क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु अभी अगर कोई है तो वो चीन है। मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर भारत को साथ अमेरिका लेके नहीं चलता है तो अमेरिका भी अलग, और हम उतना रिलाई भी नहीं कर सकते हैं चाइना पे, हम उतना रिलाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत सारी चीजें बताती है। बिल्कुल एक मिनट का कंक्लूडिंग रिमार्क मैं प्रोफेसर शाहिद आपसे चाहती हूँ क्योंकि हम समझ रहे हैं कि चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं और जब बात जेब, बिजनेस और ट्रेड और इन सब चीजों की होती है तो वैसे ही थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशन नजर भी आती है। आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिमार्क, एक कंक्लूडिंग रिमार्क इस शो के लिए। इंडिया की इकोनॉमी की इंटरनल स्ट्रेंथ है इस वक्त दुनिया में जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट अटेन करने वाली इकोनॉमी है, 6.5% ग्रो कर रहे हैं। अगर 0.5% इफेक्ट होता है तब भी हम 6% से ज़्यादा ही ग्रोथ रेट अटेन कर पाएंगे। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पे ध्यान देना है टू बूस्ट द इकोनॉमी, जैसे जीएसटी अभी जो एक्शन लिया है जीएसटी में टू बूस्ट द डोमेस्टिक डिमांड, जो हमारा एक्सटर्नल शॉक आ रहा है उसको हम करेक्ट करके डोमेस्टिक बूस्टर से उसको करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे जो एक्सटर्नल शॉक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जो ये मैं जैसे पहले कहा कि इफेक्ट तो होता है किसी भी उसका, लेकिन ऐसा शौक नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी का प्रोग्रेस रुक जाएगा। और ये वी विल ग्रो, और ये भी शॉर्ट टर्म वर्क प्लान है जो ये कन्फ्लिक्ट है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया यूएस का एक विन विन सिचुएशन पे सेटलमेंट
हो जाएगा, मुझे 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन। प्रोफेसर फैसल, एक रिमार्क बस जल्दी से, क्योंकि ये भी हम सब बात करते ही हैं और बहुत सामने आती है ये बात भी कि बिकॉज ट्रम्प इज देयर एंड वो जिस तरीके से आज कुछ कल कुछ और फिर परसों कुछ वाली जो सिचुएशन है और जो रेसिप्रोकल टैरिफ और इन सब की हमने बात की, वो भी उनके ऊपर भी तो एक तरह का दबाव होगा, चाहे कुछ भी हो। फ्रूटफुल कुछ हम इसमें लेटर और सूनर होते देखेंगे। देखिए, फ्रूटफुल जरूर होगा, क्योंकि जो ट्रेड डील की बात हो रही है, जो स्टेप्स और इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं ऑलरेडी, वो तो फायदेमंद है ही है, उससे काफी बेनिफिट होगा और इंडिया यूएस कोऑपरेशन भी इंप्रूव होगा। साथ में ट्रम्प पे कुछ दबाव जरूर बनाने की जरूरत है आज की डेट में, और उसका एक रीजन जो हम लोग पहले डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अगर हम इंडियन ओशन रिम में एक इंडिया लेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, इंडियन ओशन रीजन में $800 बिलियन का इंटर रीजनल ट्रेड है इंडियन ओशन रिम में, और लगभग 23 कंट्रीज हैं इंडिया को लेके, तो उसमें एक इंडिया लेड फ्री ट्रेड की बात करें, प्लस हम लोग एक आरसेप और सीपीटीपीपी दोनों में, पहले आरसेप और उसके बाद सीपीटीपीपी में एक एटलीस्ट अनाउंस करें कि हम वहां पे रेडी हैं उसको फिर से रीनेगोशिएट, आरसेप को रीनेगोशिएट और सीपीटीपीपी में एंट्री के लिए। इससे काफी दबाव पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उनके जो टैरिफ एडवेंचरिज्म जो कर रहे हैं उस पर काफी दबाव एटलीस्ट पड़ेगा, और वो हमारे बेनिफिट में रहेगा। बिल्कुल, हमारा जो लीडरशिप है वो जरूर आई एम श्योर इन सब चीजों से वाकिफ है ही, और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसी तरह के इनिशिएटिव्स अभी जो हमें नजर आ रहे हैं वो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम तो है अभी जिसको हम थोड़ा सा टफ या टाइट सिचुएशन कह सकते हैं, बट हम जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो काफी बेहतर स्थिति में हमको लेकर भी आ सकता है, यू नेवर नो। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर अपनी राय हम तक जाहिर करें। हमारा ईमेल का पता हम आपको बता देते हैं, hopddurdu@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाजत दीजिए, आदाब।